Hi guys, welcome back to my channel. In the previous lectures, we have covered the economic importance of bacteria, and now in this lecture, we are going to cover the economic importance of fungi. So, सबसे पहले वी शुड नो द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फंजाई कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ फंजाई के अंडर आती है या बैक्टीरिया है या वॉट एवर इट इज़। तो सबसे पहले फंजाई हैज़ नो क्लोरोफिल इन देयर बॉडी and their body is not differentiated into parts like root, stem and leaves और flowers। ठीक है, तो इनके बॉडी में क्लोरोफिल एब्सेंट होती है और इनकी जो बॉडी है दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड, कि इनकी बॉडी में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है उनकी बॉडी की ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है एंड ये फ्लावर्स हैं। ठीक है, बट अगर हम बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करें, फंजाई और बैक्टीरिया को हम कंपेयर करें तो वी फाइंड फंजाई अ मच इवॉल्व देन बैक्टीरिया। ठीक है, हम फंजाई को ज़्यादा इवॉल्व मानते हैं बिकॉज ये यूकैरियोटिक है एंड मल्टी सेलुलर है। ठीक है, यूकैरियोटिक का मतलब है उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच इज़ एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस शीट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फंजाई आर नॉट प्लांट्स। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये कहती है कि जो फंजाई है ये प्लांट्स नहीं हैं बिकॉज द ओनली रीज़न फॉर देम नॉट कंसिडरिंग एज प्लांट्स इज दैट दे हैव नो क्लोरोफिल एंड जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक इंस्टेड ऑफ ऑटोट्रॉपिक। ऑटोसिंथेसाइज नहीं करते ये फूड क्योंकि ये दूसरों से लेते हैं, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक, तो देयरफॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज प्लांट्स। अब इनका जनरल स्टडी पे आते हैं तो जो कॉमन एग्जांपल है फंगस का दैट इज़ मोल्ड्स which grow on our bread, food, fruits and even on leather also we can see that, and barks of the trees। तो देखिए वी फाइंड समटाइम्स कि हमारे ब्रेड में क्या हो जाती है, फंगस की ग्रोथ हो जाती है, तो दैट इज़ दिस मोल्ड। ठीक है, विच इज़ अ फंजाई। नाउ मशरूम्स एंड टोडस्टूल्स आर अ वेरी कॉमन साइट इन वार्म एंड रेनी सीजन। तो जो मशरूम्स हैं, टोडस्टूल्स हैं, ये हमें रेनी सीजन और वार्म कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। मोस्ट मशरूम्स आर पॉइजनस एंड सम आर एडिबल। ठीक है, ये हमें पता है कि हम जो मशरूम खाते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, दैट इज़ द रीज़न वी दे आर एडिबल फॉर अस। ठीक है, हम उनको खा सकते हैं। तो मशरूम्स, आधे मशरूम्स, बहुत सारे मशरूम्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं बट सम ऑफ देम आर एडिबल ऑल्सो। ठीक है, सो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम आते हैं दैट इज़ मोल्ड्स। Rhizopus is the common bread mold. Just remember this, it is very important कि common bread mold क्या है। Rhizopus is the common bread mold. It grows not only on bread but also on a variety of other organic matter such as fruit, animal dung and leather goods in warm and humid condition। तो फंगस की ग्रोथ कहाँ पे होती है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। तो हम मोल्ड को कहाँ देख सकते हैं, नॉट ओनली इन ब्रेड्स बट हम बहुत सारे अदर वेराइटीज़ में भी देख सकते हैं, जैसे फ्रूट्स में हमें देखने को मिलती है, एनिमल डंग, लेदर्स में। ठीक है, नाउ तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। इसमें हाइफे प्रेजेंट होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हाइफे है, ठीक है, हाइफे एंड माइसीलियम, इनकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइजोपस या मोल्ड्स में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम हाइफे कहते हैं, एंड द एंटायर मास ऑफ दीज थ्रेड्स इज कॉल्ड माइसीलियम। मतलब कि जो नेटवर्क है उसको हम हाइफे कहते हैं और जो पूरा का पूरा मास हमें देखने को मिलता है इन थ्रेड्स का दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। नाउ the penetrating hyphae secretes certain enzymes which digest the food in the bread substance, that is called extracellular digestion and absorb it। तो क्या होता है, ये हाइफे बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है ताकि जो ब्रेड है, जो ब्रेड मतलब सबस्ट्रेटम है जहाँ पे उसको एक्ट करना है, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेगा। ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करेगा जो फूड को डाइजेस्ट करेगा इन द ब्रेड सबस्ट्रेटम एंड विल एब्जॉर्ब इट। नाउ रिप्रोडक्शन इन द ब्रेड मोल्ड इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल या वेजिटेटिव भी हम कह सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकती है रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी शुड गो इन द डायग्राम। ठीक है, जो फिगर 9.6 है इसमें फर्स्ट ए है दैट इज द राइजोपस ग्रोइंग ऑन द ब्रेड।
आप देख सकते हैं ये ब्रेड है, इसमें राइजोपस ग्रो कर रहा है. नाउ यू कैन सी द हाइफा स्पोरेंजियोफोर, जिसमें स्पोरेंजिया है, मतलब जिसमें स्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, दिस इज द स्पोरेंजियोफोर एंड हियर द स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स होंगे. नाउ ये स्पोर्स, इस वाले स्पोरेंजियम से स्पोर जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं बाहर. नाउ दिस इज व्हाट योर माइसीलियम कंसिस्ट्स ऑफ ए थ्रेड लाइक हाइफे, यू कैन सी. नेक्स्ट एक मेच्योर स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स हैं. ठीक है, अब ये स्पोर्स जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, इट दे विल कम आउट एंड दिस इज हाउ you see when a sporangium bursts to release the spores. So this is how the rhizopus acts on the bread. So have a look over these diagrams. ये आप देख सकते हैं ब्रेड के ऊपर राइजोपस की ग्रोथ है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन पार्ट. नाउ सबसे पहले हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट स्टार्ट्स विद इन अ फ्यू डेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइसीलियम. ठीक है, जैसे ही माइसीलियम को कुछ दिन हो जाते हैं उसकी ग्रोथ में, तो जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. नाउ सम हाइफे बिकम इरेक्ट. ठीक है, आप देख सकते हैं सम हाइफे दे बिकम इरेक्ट, जिसको हम स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं. एंड दिस स्वेल अप एट द टिप्स, और ये स्पोरेंजियोफोर क्या करते हैं, ये इनके ऊपर एक टिप में एक क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाते हैं, स्वॉलन पार्ट डिस्टिंग्विश होना स्टार्ट हो जाता है. तो जो स्वॉलन टिप है दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो. ठीक है, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं. दैट टर्न्स ब्लैक, डार्क टर्न हो जाती है एज द स्पोर्स इनसाइड देम गेट्स मैच्योर्ड. ठीक है, क्यों डार्क अप हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. और स्पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, दे बिकम्स डार्क इन कलर. नाउ द स्पोरेंजियम बर्स्ट टू लिबरेट स्पोर्स. जब स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो उससे क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे विच आर स्कैटर्ड बाय द विंड्स. ठीक है, तो इनका जो एजेंट है कैरी करने का दैट इज विंड, कि विंड की मदद से वो इधर से उधर जाएंगे, स्कैटर होंगे. नाउ falling on a suitable substratum, the spores germinate if there is suitable warmth and moisture and forms a new mycelium. तो वही है, spores रिलीज हुए, फिर वो किसी ऐसे substratum में, ब्रेड में, लेदर में, जैकेट्स, लेदर जैकेट्स में, या फिर फूड में वो जाएंगे, वहाँ पे जर्मिनेट होंगे अगर वहाँ पे वार्मथ और मॉइस्ट कंडीशंस प्रेजेंट होंगी. तो उसी तरह से वो माइसीलिया बनाएंगे. फिर स्पोरेंजियोफोर बनेगा, डिस्टिंग्विश होगा स्पोरेंजियम, डार्कन होगा, स्पोर्स रिलीज होंगे एंड द साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग. सो दिस इज द हाउ द राइजोपस या फिर कोई भी फंजाई ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करती है. एंड जस्ट रिमेंबर कि फंजाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तब करती है व्हेन इट गेट्स सम अनफेवरेबल या एरिड कंडीशन जब मिलती हैं तो वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है. अदरवाइज इनका कॉमन मेथड है सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो रिमेंबर इट. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ईस्ट. अब हम ईस्ट पर जाते हैं. ईस्ट आर जनरली फाउंड एज सेपरेट स्फेरिकल सेल्स. देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ईस्ट अंडर द जीनस सेक्रोमाइसीज. ठीक है, जीनस सेक्रोमाइसीज के अंडर बहुत सारी स्पीशीज हमें देखने को मिलती है ईस्ट की. ऑल द ईस्ट आर वन सेल्ड फंजाई. ठीक है, सारे जो ईस्ट है वो वन सेल्ड फंजाई हैं. दे अकर आइदर सिंगली भी अकर कर सकते हैं, बडिंग भी हो सकती है. ठीक है, तो आई थिंक आपने ये पढ़ा होगा पहले भी. तो चलो नेक्स्ट इज योर अकरेंस. जो ईस्ट है दे आर फाउंड फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर. दे रेडिली ग्रो इन ऑल द काइंड्स ऑफ शुगरी सॉल्यूशन. ठीक है, शुगरी सॉल्यूशन में ग्रो करती हैं. एंड इन एनी प्लांट एक्सक्यूडेशन कंटेनिंग शुगर, कि अगर प्लांट से कुछ भी मटेरियल निकल रहा है उसमें शुगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी ईस्ट ग्रो करती है. दे ग्रो रैपिडली ऑन ग्रेप्स इन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स इन शुगर केन जूस. क्योंकि ये कहाँ पे एक्ट करती है, रैपिडली ऑन द शुगर सॉल्यूशंस. नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर पे आते हैं. तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, दैट इज द ईस्ट सेल्स इज अवॉइड इन शेप. ठीक है, ईस्ट सेल जो है वो अवॉइड है शेप में एंड हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड अ न्यूक्लियस. ठीक है, तो इसके पास क्या है स्ट्रक्चर में, अवॉइड स्ट्रक्चर है, एक सेल वॉल प्रेजेंट है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. देयर मे बी वन और मोर वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में एक या एक से ज़्यादा वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है. तो वैक्यूल का फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन.
ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें फैट वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, ठीक है। यू हैव टू लेबल इट एंड यू नो द साइटोप्लाज्म को आप जैसे लेबल करते हैं तो यू ड्रॉ द डॉट्स इनसाइड इट, ठीक है। तो दैट इज़ कि आप साइटोप्लाज्म को शो कर रहे हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके न्यूट्रिशन पे आते हैं। ईस्ट सेल्स कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब simple sugar, but the cane sugar or sucrose has to be first broken down into simpler sugar by one of the enzymes before absorption into the cell, ठीक है। तो ईस्ट क्या करती है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है ग्लूकोज को जो एक सिंपल शुगर में है, बट जो केन शुगर है या सुक्रोज है इनको सबसे पहले ब्रेक डाउन होना पड़ेगा इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, किसकी हेल्प से, एंजाइम्स की हेल्प में, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके सेल में, ठीक है। एब्जॉर्प्शन से पहले जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट होना होगा। रेस्पिरेशन एनारोबिकली रिस्पायर करती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ एयर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो इसकी जो इक्वेशन है, रेस्पिरेटरी इक्वेशन है, इट इज C6H12O6 जो ग्लूकोज है, तो ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में। C2H5OH प्लस और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है प्लस ATP रिलीज हो रही है, एंड यू कैन बैलेंस द इक्वेशन। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ईस्ट, तो जो इम्पोर्टेंस है ईस्ट की दैट इज इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ईस्ट किस में हेल्प करती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। नाउ द अल्कोहल जो इथेनॉल हमने ऊपर भी पढ़ा इस रेस्पिरेटरी इक्वेशन में, दैट इज प्रोड्यूस्ड इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है। इथेनॉल हमें पता है अल्कोहल बहुत सारा बहुत कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है। नाउ when produced for beverages, the quality of alcohol varies with the material fermented but also with the kind of yeast employed। कि जो अल्कोहल, बहुत सारे तरह के अल्कोहल्स होते हैं तो वो वेरी कैसे करते हैं कि उसमें फर्मेंटेशन के टाइम कौन सा मटेरियल डाला गया, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, एंड प्लस वन मोर थिंग कि कौन सा ईस्ट जो है वो यूज़ किया गया, ठीक है। नाउ यूजफुल एंड हार्मफुल फंजाई, तो यूज़फुल फंजाई है और हार्मफुल फंजाई भी है। तो यूज़फुल में पेंसिलियम है, ठीक है। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यू हैव टू रिमेंबर, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट इज और हार्मफुल फंजाई, तो मोस्ट फंजाई आर हार्मफुल, दे स्पॉइल द फूड एंड दे डैमेज टू द फॉरेस्ट ट्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो ये हार्मफुल भी हो सकती हैं, यूजफुल भी हो सकती हैं। सो जो हमने हार्मफुल पढ़ा, हार्मफुल फंजाइस में पेंसिलियम एंड एस्पैरागस आर द 2 कॉमन मोल्ड्स दैट आर पॉपुलरली कॉल्ड एज ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ग्रीन एंड ब्लू मोल्ड हम किसको कहते हैं। तो ब्लू मोल्ड इज व्हाट, इट इज द पेंसिलियम एंड द एस्पैरागस इज द ग्रीन मोल्ड, ठीक है। नाउ दे ग्रो ऑन ऑरेंजेस, यू कैन सी, ये यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। पेंसिलियम ग्रोइंग ऑन द ऑरेंज, लेमन सिट्रस फ्रूट्स में ग्रो करता है। वेयर देयर आर अदर सब फंजाई ऑल्सो दैट कॉज डिजीज सच एज रिंग वॉर्म, ठीक है। तो रिंग वॉर्म भी फंजाई की वजह से होता है। अब आप देख सकते हैं, एक मिनट, जस्ट हैव अ लुक इन दिस डायग्राम, ये है पेंसिलियम एंड दिस इज हाउ एस्पैरागस लुक लाइक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज योर यूजफुल रोल्स ऑफ फंजाई। तो फंजाई का जो रोल्स हैं, बिकॉज ये चैप्टर ही इज व्हाट, दैट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो अब हम इसकी जो रोल है, यूजफुल रोल है, अब वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एंटीबायोटिक, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होता है, और वो क्या स्टॉप कर सकता है, इट कैन स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द अनवांटेड या अनवांटेड मटेरियल, ठीक है। बैक्टीरिया की या अनवांटेड मटेरियल जो हमारी बॉडी में है उसको वो स्टॉप कर सकता है या किल कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड बाय अ मोल्ड, ठीक है। नाउ क्राइटेरिया फॉर अ गुड एंटीबायोटिक, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए गुड एंटीबायोटिक का, सो हैव अ लुक ओवर इट। नाउ अदर यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हमने पढ़े हैं, तो जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर दिस 2 टॉपिक्स, क्राइटेरिया एंड द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। नाउ फंजाई का रोल इन इंडस्ट्रीज, नाउ फंजाई हैव अ वेरी एक्सटेंसिव यूज इन इंडस्ट्रीज
फर्स्ट है वाइन, एल्कोहलिक बीवरेज, ठीक है। तो वाइन एंड एल्कोहलिक बीवरेज लाइक बियर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। हमने पहले भी पढ़ा कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में फंजाई का इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्मेंटेशन की जो डेफिनेशन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो जस्ट रिमेंबर इट कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेट इट बी द ईस्ट या बैक्टीरिया, वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। अब क्या करता है कि जो ईस्ट और बैक्टीरिया है ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, जैसे इथेनॉल या लैक्टिक एसिड में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द biochemical reaction, that is glucose gets converted into ethanol, which is also called ethyl alcohol, and carbon dioxide and ATP are released. Grapes are crushed and fermented in large vessels. अब देखिए दिस इज द प्रोसेस हाउ द फर्मेंटेशन अकर्स, कि ग्रेप्स को क्रश किया जाता है, उन्हें फर्मेंट किया जाता है बहुत बड़ी वेसल में। नाउ द ईस्ट सेल आइदर नेचुरली प्रेजेंट ऑन द ग्रेप और एडेड कैरी आउट द प्रोसेसेस, ठीक है। ईस्ट सेल जो है या फिर वो नेचुरली प्रेजेंट है ग्रेप्स में, ग्रेप्स के अंदर, या फिर वो बाहर से ऐड किया जाता है, वो ये प्रोसेस करते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। तो इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड एट द कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 12% एंड दिस कंसंट्रेशन स्टार्ट्स किलिंग ईस्ट सेल्स, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ 12% पे, और ये जो कंसंट्रेशन है दिस इज नॉट सुटेबल फॉर ईस्ट सेल्स, तो इसीलिए ये कंसंट्रेशन किल करना स्टार्ट कर देती है ईस्ट के सेल्स को। नाउ what left is wine, ठीक है। तो जो बच गया that is already obviously that is wine. Now spirits such as whiskey and gin have a much higher alcoholic content, ठीक है। तो जो विस्की है या गिन है उनमें ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट होता है, एंड दे आर ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड मिक्सचर। और वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, उनकी जो फर्मेंटेड मिक्सचर है उसको भी डिस्टिलेट किया जाता है, हम डिस्टिलेशन करते हैं उसकी, फिर जाके हमें विस्की और गिन मिलती है जिसमें जो हायर अल्कोहल कंटेंट होता है जिसमें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट की डिस्टिलेशन होता है फर्मेंटेड मिक्सचर का, तो जाके हमारे पास विस्की एंड गिन मिलती है। नाउ वाइन्स कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एंड फ्यू अदर सब्सटेंसेस। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइन, ठीक है। वाइन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज इट इज़ क्विकली एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, ठीक है। माइल्ड क्वांटिटीज में अगर हम लें तो that will act as a stimulant, but when consumed in large quantities it is harmful in many ways. Alcoholics may develop and body ailments, particularly the liver cirrhosis, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, बहुत सारे बॉडी एलिमेंट्स को कॉज कर सकता है, तो इसमें वन एग्जाम्पल इज गिवन दैट इज द लिवर cirrhosis. नेक्स्ट इज ऑफ बेकिंग, दैट इज ब्रेड मेकिंग। तो in baking a mixture of flour, that is atta or maida, some fat, salt and water is required to make the dough. Now the starch of the flour gets converted into sugar. तो इसमें क्या है कि जो starch है flour में present उसको हम sugar में convert करते हैं। When yeast is added, जब yeast हम आटे में add करते हैं, आटा या मैदे में हम yeast add करते हैं, तो ये क्या करता है, it ferments the sugar, ठीक है। ये शुगर को फर्मेंट करता है एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और इस वजह से जो डो है दैट राइजेस एंड विच इज कॉल्ड लेवलिंग टू अबाउट 3 times और टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है लेवलिंग की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेवलिंग मीन्स कि क्या होता है, जब भी हम ईस्ट को डो में ऐड करते हैं तो जो शुगर है वो उसको फर्मेंट करता है, ठीक है। ईस्ट शुगर को फर्मेंट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जो डो है वो राइज अप हो जाता है, विच इज कॉल्ड लेवलिंग। नाउ व्हेन द डो इज बेक्ड द गैस बबल्स एक्सपैंड, ठीक है। जब डो को हम बेक करने रखते हैं तो जो गैस बबल्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं एंड गिव्स द ब्रेड अ लाइट स्पॉन्जी टेक्सचर, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज डन, दैट इज बेकिंग। नेक्स्ट है चीज़। देखिए चीज़ इज़ अ वेल्यूएबल फूड विद high quantities of fat and protein along with calcium, phosphorus, vitamin A and some quantities of vitamin B. So चीज़ क्या है, कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कि इसके जो मैन्युफैक्चर है सीड चीज़ का, दैट इंक्लूड्स वेराइटी ऑफ स्टेप्स। फर्स्ट इज द कर्लिंग ऑफ मिल्क,
तो कर्लिंग ऑफ मिल्क है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाय द एडिशन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है, मिल्क की क्या हो जाती है, कर्डलिंग हो जाती है, मतलब कर्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्ड इज प्रोसेस्ड टू रिमूव मॉइस्चर। अब कर्ड की प्रोसेसिंग होती है ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो सके। सो एट दिस स्टेज व्हेन द कर्ड इज गेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इट इज कॉल्ड कॉटेज चीज़, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉटेज चीज़। नेक्स्ट इज सॉल्टिंग। तो सॉल्टिंग भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं एंड द प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Next is ripening. The curd is kept at suitable temperature and humidity. Now, the microorganism added along with the lactic acid bacteria in the step 1 में it imparts particular flavors to the cheese, ठीक है। तो जो हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, फ्लेवर भी ऐड अप करता है चीज़ में। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप जहाँ पे जैसे जैसे चीज़ प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट बीइंग द कर्लिंग ऑफ मिल्क, सेकेंड द कर्ड इज प्रोसेस्ड, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ द, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज सॉल्टिंग, नेक्स्ट इज राइपनिंग। नाउ मशरूम कल्टीवेशन। तो मशरूम कल्टीवेशन हम पढ़ेंगे अब। तो मशरूम आर ऑफ वेरियस साइज एंड शेप, ठीक है। यू हैव सीन कि मशरूम का कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होता, बट दे वेरी इन शेप एंड साइज। मैनी हैव अ कैप एंड अ स्टॉक, बट इन सम वेराइटीज द स्टॉक इज एब्सेंट। तो बहुत सारे केसेस में स्टॉक एब्सेंट होती है और बहुत सारे केसेस में कैप और स्टॉक दोनों प्रेजेंट होती है। नाउ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मशरूम स्पीशीज विच ग्रो वाइल्ड इन नेचर। हमने देखा होता है कि मशरूम जो है वो बहुत फॉरेस्ट एरियाज में, मॉइस्ट कंडीशंस में ग्रो अप होता है, जिन्हें हम वाइल्ड वैरायटी कहते हैं। नॉट ऑल दी मशरूम्स आर एडिबल। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सारे मशरूम्स हैं वो एडिबल नहीं होते हैं, सम आर पॉइजनस ऑल्सो। बट जो एडिबल मशरूम है दैट इज द एगैरिकस बाइस्पोरस, ठीक है। एगैरिकस बाइस्पोरस इज द मोस्ट कॉमन एडिबल मशरूम विच इज ईटन प्रैक्टिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हम मशरूम खाते हैं दैट इज द एगैरिकस बाइस्पोरस। At present, three kinds of mushrooms are widely cultivated in India and abroad. First is the Agaricus bisporus, जिसे हम white button mushroom भी कहते हैं, ठीक है। Next is the pedisstraw mushroom. Next is the oyster mushroom, ठीक है। I will be showing you the diagrams. तो first is the white वाला, next is the pedisstraw mushroom, oyster, ठीक है। Mushroom cultivation is done indoors and hence little land is required. ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली द लिटिल लैंड इज रिक्वायर्ड। मशरूम्स कैन बी ग्रोन ऑन सबस्ट्रेट और कंपोस्ट बेस्ड ऑन वेरियस एग्रीकल्चर वेस्ट विच इन टर्न आर रिसाइकल, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम एज अ फर्टिलाइजिंग, ठीक है, फर्टिलाइज़र की तरह उस लैंड में जहाँ पे मशरूम उगाए जा रहे हैं। नाउ द वाइट बटन मशरूम इज़ द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ग्रोन इन इंडिया, ठीक है, एंड मोस्ट एडिबल भी। नाउ इट्स कल्टिवेशन इन्वॉल्व्स 5 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट इज द कंपोस्टिंग, सेकेंड इज द स्पॉनिंग, थर्ड इज द कैजिंग, फोर्थ इज द क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग एंड फिफ्थ बीइंग द प्रिजर्वेशन। तो हम अब ये 5 जो मेथड्स हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो वाइट बटन मशरूम कैसे कल्टीवेट किया जाता है। फर्स्ट इज द कंपोस्टिंग। द कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन सर्टेन प्रोपोर्शंस। फर्स्ट इज व्हीट और पेडी स्ट्रॉ, किचन मैन्योर, सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इन सब को मिला के कंपोस्ट तैयार की जाती है। नाउ द कंपोस्ट इज केप्ट एट अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है अराउंड 1 वीक के लिए, इन तीनों को मिलाकर। नेक्स्ट इज द स्पॉनिंग, that is mushroom seed consisting of mycelium of the selected type of mushrooms is introduced into the compost and allowed to spread for a couple of days। तब देखिए जिस मशरूम सीड मतलब जिसमें ऐसा मशरूम जिसमें माइसीलियम है प्रेजेंट है, तो हम ऐसे सिलेक्टेड मशरूम को सिलेक्ट करते हैं और उसको इस कंपोस्ट में डाल देते हैं ताकि और उसको स्प्रेड होने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो सके। कैजिंग, अ थिन लेयर ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर द कंपोस्ट। कंपोस्ट के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ सॉइल हम स्प्रेड कर देते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स सपोर्ट टू द मशरूम। सपोर्ट के साथ साथ इट प्रोवाइड्स ह्यूमिडिटी, इट प्रिवेंट्स क्विक ड्राइंग ऑफ द कंपोस्ट एंड इट हेल्प्स टू रेगुलेट
टेम्परेचर सॉरी। सो नेक्स्ट हम थोड़े प्रिकॉशंस भी साथ में चलते हैं। दैट इज़ द अरेंजमेंट हैज़ टू बी मेड फॉर सर्कुलेटिंग एयर अराउंड द बेड्स। इस तरह से हम कल्टिवेट करें कि जो एयर है उसकी सर्कुलेशन प्रॉपरली हो सके। टेम्परेचर हैज़ टू बी केप्ट वेरी वेरी लो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस फॉर प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़, ताकि कोई पेस्ट या डिजीज़ की ग्रोथ ना हो सके। नेक्स्ट इज ऑफ क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो इसमें थ्री प्रिंसिपल स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज द माइसीलियम, अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रस मास ग्रोइंग विद इन 2 to 6 weeks, टाइनी पिन सीड्स। नेक्स्ट इज की बटन स्टेज विच ग्रोज बिगर अटेनिंग द मार्केटेबल साइज, ठीक है, ताकि ये मार्केट में बिक सके एंड इस तरह का साइज़ का ये बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जब बन गया तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब प्रिजर्वेशन, वी हैव टेकन आउट द मशरूम, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिजर्व इट। तो प्रिजर्व कैसे करते हैं? मशरूम्स आर हाईली पेरिशेबल, ठीक है, बहुत पेरिशेबल होते हैं। दियर शेल लाइफ इज इंक्रीज बाय वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस। पेरिशेबल मतलब कि बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाते हैं, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, बट इनको प्रिजर्व करते हैं ताकि इनकी जो शेल लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। तो फर्स्ट प्रोसेस इज द वैक्यूम कूलिंग, नेक्स्ट इज द गिविंग gamma radiations and storing at 15 degrees Celsius, freeze drying, that is sublimation of ice from frozen mushroom at a reduced pressure में and in a solution of citric acid, ascorbic acid and brine, ठीक है, जो भी citric acid है उसमें solution में डाल के। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ मशरूम्स। अब जो मशरूम्स है दे आर द एक्सलेंट सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो मशरूम की जो व्हाट आर द सोर्स, दैट इज वाइटामिन एंड मिनरल्स, मतलब हमें मशरूम से वाइटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं। दे कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ नियासिन, ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड एंड बायोटिन। नेक्स्ट, द वाइटामिन इन द मशरूम आर वेल retained during cooking, canning and dehydration. Fresh mushroom contains about this much 85 to 95% of moisture, 3% इसमें प्रोटीन होता है, 4% carbohydrate and 0.3 to 0.4% of fats are present and 1% minerals and vitamins are present. तो ये है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, किसमें हमारे पास हमें वाइटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं बहुत अलग अलग क्वान्टिटीज़ में, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट योर न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ मशरूम कंसिस्ट ऑफ। So with this, your chapter, that is the economic importance of bacteria and fungi, they are covered. So see you in the next video. Thank you so much.